चेक कर लो ना एक बार, अरे चेक कर लो एक बार। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक्ट 2008, ये वाला टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में भी इसके बारे में पढ़ा है, सीए इंटर में लगभग सेम ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होता है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले अपन को एक चीज समझनी पड़ेगी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की नीड क्यों थी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जब आप इस टॉपिक को देखोगे ना, तो इसमें दो कीवर्ड है। एक तो कीवर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी और दूसरा कीवर्ड है आपका पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स कंपनी के केस में और पार्टनर्स एलएलपी के केस में उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म में लाने का प्रॉमिस किया है वहां तक उनकी लाइबिलिटी होगी, उससे ऊपर उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी। और पार्टनरशिप, जो कि आपने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, अकाउंट्स में भी पढ़ा है, सीए फाउंडेशन में लॉ में भी पढ़ा है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब आपस में प्रॉफिट बांटने का डिसाइड करते हैं किसी बिजनेस या प्रोफेशन के थ्रू, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। पर्पस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना और उसको आपस में बांटना। अगर आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, अगर आप किसी चैरिटी के लिए काम कर रहे हो, तो ना तो आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टेबलाइज कर सकते हो, ना ही एलएलपी। एलएलपी कभी भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपकी पार्ट एलएलपी ने बिजनेस चालू किया लेकिन प्रॉफिट कमा नहीं पा रही, वो एक अलग चीज है, लेकिन मकसद ही नहीं है कमाने का, वो एक अलग चीज है। दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी एलएलपी जो है ना, उसके अंदर दो कीवर्ड्स है, एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, और दूसरा है पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में बिजनेस करके या प्रोफेशन करके उसका प्रॉफिट बांटने का डिसाइड करते हैं, वो पार्टनरशिप होता है। अब इसमें अपन को एक दो चीजें और समझनी है। पहली बात कि अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करो तो कंपनी का ऑप्शन था, और अगर आप पार्टनरशिप की बात करो तो पार्टनरशिप का ऑप्शन था। जब ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, जब आपके पास कंपनी और पार्टनरशिप के रूप में दो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है जिसके अंदर आप जाकर बिजनेस कर सकते हो, अगर आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए तो आप पार्टनरशिप कर सकते थे, और अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट चाहिए तो आप कंपनी बना सकते थे। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, दोनों तरीके की कंपनी बनाने का ऑप्शन है। ओपीसी स्मॉल तक कंपनी आप बना सकते हो। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को एक नई बिजनेस फॉर्म के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया 2008 में। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि आप जब अगर कंपनी की बात करते हो तो कंपनी के केस में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और जब आप पार्टनरशिप की बात करते हो तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जैसे फीचर को हटाने के लिए तो पार्टनरशिप ऐड किया गया, पार्टनरशिप की जगह लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लाई गई। और कंपनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाकर कुछ नहीं कर सकती, मतलब देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी को जो भी करना है वो कंपनीज एक्ट के दायरे में रहकर करना पड़ेगा। कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो भी पर्सन है जो कंपनी को हैंडल कर रहे हैं कैसे भी करके, उनको कोई छूट नहीं है कि वो कंपनीज एक्ट के बाहर जाकर काम कर सके। एक तो ये, और दूसरा ये कि कंपनी बनाते वक्त बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती है। तो ये दो डिसएडवांटेज कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। कंपनी के लिए आपने पढ़ा होगा कंपनी का जो काम है वो कंपनी के आर्टिकल्स का जो काम है वो मेमोडम, और मेमोडम का जो काम है वो कंपनीज एक्ट के बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। जब अपन ने कंपनी पढ़ना स्टार्ट किया था तो अपन एक सर्किल बनाया था ना, ये तो एओए का था, ये एमओए का था, और ये था कंपनीज एक्ट। तो अपन ने क्या डिस्कस किया था इस सर्किल को बनाकर कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकता, मेमोडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकता। तो कंपनीज एक्ट इतना रिजिड है कि कंपनी को कंपनीज एक्ट के बाहर जाकर कुछ भी करने से मना कर देता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है उसमें। तो फ्लेक्सिबिलिटी का एक इश्यू है कंपनीज एक्ट के साथ। दूसरा इश्यू क्या है कंपनीज एक्ट के साथ कि बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ये फाइल करो, वो फाइल करो, रजिस्ट्रार को ये डॉक्यूमेंट फाइल करो, इस इनकॉर्पोरेशन के लिए इतनी चीजें चाहिए, उसके लिए इतनी चीजें चाहिए, इसके लिए इतनी चीजें चाहिए। तो देर आर सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लाने का मकसद ये था कि जो भी कंपनीज की डिसएडवांटेज है उनको दूर किया जाए, और जो भी पार्टनरशिप की डिसएडवांटेज है उसको दूर किया जाए, और उनमें जो अच्छी चीजें है उनको मिलाकर एक नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जाए, जिसका नाम क्या था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
तो दोनों फायदे हो गए, पार्टनरशिप भी हो गई है और लाइबिलिटी भी पार्टनर्स की आपने क्या कर दी, लिमिट कर दी। दूसरा, बिजनेस को बढ़ावा देने के पीछे इसका एक मकसद है। इंटरप्रीनर्स का मतलब समझते हो आप? इंटरप्रीनर का मतलब होता है जो अपने पैसे या किसी और के पैसे मार्केट में लगाकर बिजनेस करने की सोचता है और अपने आइडिया के थ्रू पैसे कमाने की सोचता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट लेकर आते हो कहीं से तो आपके ऊपर इन्वेस्टर्स का दबाव रहता है, और अगर आप अपने खुद के पैसे लगाते हो तो आपको खुद के पैसे लगाए हुए तो वैसे प्रेशर रहेगा। तो दोनों ही केस में, चाहे खुद के पैसे लगा रहे हो चाहे कहीं और से पैसे लेकर आ रहे हो, आपको बिजनेस करते वक्त हमेशा ये हर्डल फेस करना पड़ता है कि आपके जो पैसे हैं उसके बदले आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और जब कंपनी की बात करो तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से लोगों को बिजनेस करने में प्रॉब्लम आती है। और पार्टनरशिप की बात करो तो कल को अगर बिजनेस सक्सीड नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी सिक्योर नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, आपका घर बार तक बिक सकता है। आपने 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस करने की सोची थी, पता चला आपका घर बिक गया उस बिजनेस के चक्कर में, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो देयर आर 2 ड्रॉबैक्स। जिन ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया गया ताकि लोगों में बिजनेस करने की उमंग आए और लोग बिजनेस करना स्टार्ट करें। और उस औचित्य, उस पर्पस के साथ क्या स्टार्ट किया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो अपन को ये समझना जरूरी है कि भाई जब कंपनी है और पार्टनरशिप है, इन दोनों का ऑप्शन ऑलरेडी था। पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 1913, फिर 1956, फिर 2013। तो ऑलरेडी जब कंपनीज का ऑप्शन था आपके पास, जब ऑलरेडी आपके पास पार्टनरशिप का ऑप्शन था, व्हाई देयर वाज नीड ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे आप शॉर्ट में एलएलपी भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो व्हाई एलएलपी वाज नीडेड, बिकॉज देयर वर ड्रॉबैक्स इन द कंपनीज एक्ट एंड देयर वर ड्रॉबैक्स इन द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप हैज द लैक ऑफ not lack of flexibility. Partnership has lack of limited liability, and Companies Act has lack of flexibility, and so many formalities are required for a company to be formed. ठीक है, क्लियर? इन दोनों को हटाने के लिए क्या लेकर आया गया, एलएलपी लाया गया। तो एलएलपी होती क्या है और एलएलपी क्यों आई, ये दोनों बातें समझ में आए आराम से। क्यों आई एलएलपी? क्योंकि कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप में कमियां थी। ठीक है, क्या कमियां थी? पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो कोई भी पार्टनर जो है वो पैसे लगाते वक्त डरेगा कि किसी और पार्टनर ने गड़बड़ कर दी तो मेरा घर बार बिक जाएगा। तो लोग बिजनेस करते वक्त डरते हैं लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होने की वजह से। दूसरा, कंपनीज में क्या ड्रॉबैक्स थे? फ्लेक्सिबिलिटी एंड सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज। इन सबको दूर करते हुए एक नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। चलो अब इसके बारे में अपन बुक से पढ़ते हैं। The Ministry of Law and Justice on 9th of January 2009 notified the Limited Liability Partnership Act 2008. The Parliament passed the Limited Liability Partnership Bill on 12th of December 2008 and the President of India has assented the bill on 7th of January 2009 and called as the Limited Liability Partnership Act 2008. इसको शॉर्ट में अपन LLP Act 2008 भी बोल सकते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कब किया? 9th ऑफ जनवरी को। नोटिफाई का मतलब ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके इसको एक एक्ट बना दिया गया 9 जनवरी 2009 को। कोई भी बिल जब पारित होता है ना तो उसकी एक प्रोसीजर होती है। देयर इज ए प्रोसेस फॉर पासिंग ए बिल इन द पार्लियामेंट। सबसे पहले जो भी बिल होता है ना वो डिस्कशन के लिए ड्राफ्ट के रूप में, ड्राफ्ट का मतलब समझते हो? ड्राफ्ट का मतलब होता है एक नमूने के रूप में किसके सामने रखा जाता है? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फिर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में उस ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा होती है, आपस में डिस्कशन होता है। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है अपोजिशन के द्वारा या किसी के भी द्वारा तो वो रेस की जाते हैं बातें। फिर अगर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो करंट गवर्नमेंट होती है, कि वो उसमें वो मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो मॉडिफाइड ड्राफ्ट बाद में वो वापस प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। जब रिक्विजिट मेजोरिटी के साथ कोई भी बिल पास हो जाता है उसके बाद उसको चाहिए होती है प्रेसिडेंट की असेंट। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसकी आपको क्या चाहिए? साइन चाहिए, उसकी परमिशन चाहिए, उसका अथेंटिकेशन चाहिए। जब वो असेंट दे देता है ना कि हाँ ठीक है बिल पारित कर दो, उसके बाद गवर्नमेंट के पास पावर होता है उसे बिल के रूप में नोटिफाई करने का। तो आप इसमें देखो पार्लियामेंट से कब पास हुआ है बिल? 12 दिसंबर 2008 को। और प्रेसिडेंट से असेंट कब मिली? 7 जनवरी को। और नोटिफाई कब किया मिनिस्ट्री ने इसे? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को एक तरीके से बिल पारित हो गया था, 9 जनवरी 2009। लेकिन इसका नाम क्या है? एलएलपी एक्ट 2008। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, लेकिन अप्लाई कब से होता है वो? 1 अप्रैल 2014 से।
तो नाम उसका कंपनीज एक्ट 2013 है, लेकिन अप्लाई वो 1 जनवरी 2014 से हो रहा है। एक चीज याद रखना, बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जो पास पहले हो जाते हैं लेकिन आगे थोड़े टाइम बाद से अप्लाई किए जाते हैं। जैसे जीएसटी बिल, जीएसटी बिल पहले पास हो गया था लेकिन उसको अप्लाई कब से किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। पता है ना आप लोगों को ये चीज, और वो बन गया पहले ही था, नोटिफाई पहले हो गया था, लेकिन नोटिफिकेशन के वक्त क्लियर किया गया था कि अप्लाई कब से होगा ये? 1 जनवरी 2017 से। कुछ एक्ट ऐसे भी हो सकते हैं 1 जुलाई 2017, सॉरी, और कुछ बिल ऐसे भी हो सकते हैं जिनको रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई करते हो। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब समझते हो? पास्ट में जाकर, बना आ जाए लेकिन 2 साल पहले से जो भी प्रोविजन है उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, उसे रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। This act has been enacted to make provisions for the formation and regulation of the limited liability partnership and the four matters connected therewith or incidental thereto. जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी वो कैसे बनाई जाएगी और कैसे रेगुलेट की जाएगी, उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस और उनसे संबंधित जो भी चीजें होती है उनको शामिल करने के लिए एक्ट बनाया गया था। The LLP Act has 81 sections, out of which 81 is now omitted with effect from the 1st April 2022 and 4 schedules. मतलब पहले 81 सेक्शन हुआ करते थे इसमें, जब ये बना था ना, जब बिल पारित किया गया था तो कितने सेक्शंस के साथ किया गया था? 81। उसके बाद इसमें से कौन सा सेक्शन हटा दिया गया? 81st। तो अब कितने सेक्शन है? 80 इफेक्टिव सेक्शंस है। बिल जब पास हुआ था तो कितने थे? 81। और कितने शेड्यूल्स है? 4। तो अब अपन इसको अगर पढ़े तो एलएलपी एक्ट की समरी अगर अपन बनाए तो पार्लियामेंट से कब परमिशन मिली थी इसको? पार्लियामेंट से परमिशन मिली थी इसको 12 दिसंबर 2008, ठीक है। बाद में इसको प्रेसिडेंट से असेंट कब मिली थी? 7 जनवरी 2009। और मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कब किया था? नोटिफाइड कब हुआ था ये? 9 जनवरी 2009, ठीक है। दूसरा, कितने शेड्यूल है इसके अंदर? 4। सेक्शंस कितने हैं? 81, और उसमें से 81st सेक्शन इज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब हटा दिया गया है, ठीक है, क्लियर। तो अब कितने सेक्शंस के साथ चल रहे हैं? 4 शेड्यूल और 80 सेक्शंस के साथ आपका एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल अभी भी, करंटली भी है, ठीक है। आगे, द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स where there is an absence of formal agreement amongst them। अब देखो पहला जो शेड्यूल है ना वो कब एप्लीकेबल होता है, ये बात ध्यान से समझो। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी कि फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी देयर। फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी देयर का मतलब कि अगर आप बोल दो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड करेगा कि पार्टनर्स क्या करेंगे, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी कहां गई? वो तो कंपनी के केस में भी था, कंपनीज एक्ट डिसाइड करा था कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, तो फिर तो फ्लेक्सिबिलिटी का इश्यू आ गया। इसीलिए फर्स्ट शेड्यूल डील करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स among themselves and rights and duties of partners and LLP। लेकिन कब? जब पार्टनर्स के बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है कि हम तो ये करेंगे, तो एलएलपी के फर्स्ट शेड्यूल में कुछ भी लिखा हो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी खासियत क्या है? पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स को पावर प्रोवाइड करता है कि आप डिसाइड कर लो क्या करना है। अगर आप कुछ डिसाइड नहीं करते तब पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड करता है। जैसे एक सिंपल सा प्रोविजन बताता हूं पार्टनरशिप एक्ट का। कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में रहने के दौरान कोई कंपटीशन के अलावा बाकी कोई बिजनेस कर सकता है, लेकिन अगर पार्टनर्स डिसाइड करें कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में रहने के दौरान कोई बिजनेस नहीं करेगा, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी तरीके का बिजनेस नहीं करेगा, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है। अब जिसको एग्री नहीं हो, आप बोलो सर किसी पार्टनर को आपत्ति हो तो ना जुड़े ना पार्टनरशिप में। कोई जबरदस्ती थोड़ी गन पॉइंट पे थोड़ी कोई ऐड कर रहा है तो पार्टनर बनना ही पड़ेगा। समझ गए क्या? पार्टनरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? एग्रीमेंट, आपस का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब समझते हो ना? each and every partner has agreed to be a partner। सेम गोज विद एलएलपी। पार्टनरशिप के केस में उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, एलएलपी के केस में उसे एलएलपी एग्रीमेंट बोलते हैं। डिफरेंस इतना ही है खाली। तो मैं क्या बोल रहा हूं वापस से, फर्स्ट शेड्यूल तभी अप्लाई होता है जब पार्टनरशिप जब एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर कोई चीज मिसिंग हो या एलएलपी एग्रीमेंट जैसी कोई चीज पार्टनर्स ने नहीं बनाई हो। मोस्टली पार्टनर्स खुद बनाते हैं हर चीज को कवर करते हुए, हम हमारे हिसाब से बनाएंगे। समझ गए क्या? क्लियर है? दूसरा, द सेकंड शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। अगर एक पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहे तो वो कौन सा शेड्यूल फॉलो करके हो सकती है? सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल है प्राइवेट कंपनी अगर कन्वर्ट होना चाहे एलएलपी में, और फोर्थ शेड्यूल है अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होना चाहे। तो चारों शेड्यूल की इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास। तो अपन अगर बात करें तो शेड्यूल 1 किसके साथ डील करता है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ
पार्टनर्स एंड एलएलपी, इनके बीच में और पार्टनर्स के आपस के बीच में राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है उसके बारे में डील करता है। लेकिन ये शेड्यूल कब अप्लाई होगा? जब एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया हो पार्टनर्स ने बोला हम तो देंगे भाई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 12%, एलएलपी में लिख रखा है कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देना है, तो किसकी चलेगी? पार्टनर्स की चलेगी। समझ गए क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कंपनीज एक्ट में ऐसा होता है क्या कि कंपनी बोले हम तो देंगे डिबेंचर्स को 8% कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन 8% देंगे, हम तो दे सकते हैं? वो नहीं ना, लिमिट है ना वहां पर। शेयर्स के ऊपर हम तो देंगे 7% कमीशन, दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें कौन बीच में आ जाता है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जब मैं बोल रहा हूँ ना तो उसमें कंपनीज रूल्स भी शामिल हो गए हैं। कोई बोलेगा सर ये तो कंपनी रूल में लिखा हुआ है, आपको गलत याद है। मुझे याद है कंपनी रूल में लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी रूल्स इज ए पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर पार्ट ऑफ एक्ट, इसीलिए। क्लियर है? दूसरा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि अगर एक फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है तो कैसे होगी, क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसीजर कहां पर मेंशन की गई है? शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 में क्या मेंशन किया गया है भाई? इन केस एक प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है तो वो मेंशन किया गया है। और शेड्यूल 4 में अनलिस्टेड, कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड। मतलब अगर आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपको एलएलपी में कन्वर्ट होने का ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गई बात? पहले आपको क्या होना पड़ेगा? अनलिस्टेड होना पड़ेगा, फिर आप किस में जा सकते हो? एलएलपी। क्लियर है ना? तो अगर किसी को लिस्टेड पब्लिक कंपनी मिसिंग लग रही है तो वो मिसिंग है, लग नहीं रही, वो मिसिंग है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए एलएलपी अनलेस इट गॉट अनलिस्टेड फर्स्ट। समझ गए क्या? फिर वो क्या बन गई? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। देन इट इज ए पावर टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी बाय फॉलोइंग द शेड्यूल 4 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। क्लियर है? चारों शेड्यूल की बात समझ में आ गई? आगे, the Ministry of Corporate Affairs and the Registrar of Companies ROC are entrusted with the task of administrating the LLP Act 2008. LLP Act 2008 को मैनेज कौन करेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा? ध्यान रखने के लिए दो लोग हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हर चीज का ध्यान रखती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को शॉर्ट में बोलते हैं एमसीए। जितने भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं, चाहे आप कंपनी बना रहे हो चाहे एलएलपी बना रहे हो, सब आप किसके थ्रू करवाते हो? एमसीए के थ्रू करवाते हो। एमसीए की साइट होती है, उस पर जाकर करना पड़ता है। और दूसरा किसको जिम्मेदारी दी गई है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी। आगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स विद रिगार्ड टू द एलएलपी एक्ट 2008। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ये पावर जरूर छोड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पावर छोड़ रखा है एलएलपी एक्ट 2008 में कि अगर किसी भी प्रोविजन को लेकर एलएलपी एक्ट के उनको रूल्स बनाने हो तो वो रूल्स बना सकती है। आगे, एंड कैन अमेंड देम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो भी रूल्स पहले बनाए गए या जो भी प्रोविजंस पहले बनाए गए उनको भी अमेंड करने का पावर होता है। कंपनीज एक्ट में कितने अमेंडमेंट आते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो उसके बाद आया था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2021। क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वक्त के साथ बदलती रहती है, वरना कंपनीज एक्ट 1956 तो चल ही रहा था। आपको क्या जरूरत थी कंपनीज एक्ट 2013 लाने की? इस बात को समझो कि वक्त के साथ चीजें बदलती है, काम करने का तरीका बदलता है, इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलता है, लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, फंडिंग का तरीका बदलता है। अब जैसे स्मॉल कंपनी की बात करें तो स्मॉल कंपनी के केस में क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 लाख एंड टर्नओवर इज ₹2 करोड़। वो अब बढ़ा नहीं है क्या? 2 करोड़ से कितना हो गया? 40 करोड़। और वो 50 लाख से कितनी होगी? 4 करोड़। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि 50 लाख में कुछ नहीं होता, ये गवर्नमेंट को भी पता है। 50 लाख रुपए तो नॉर्मल छोटे से छोटे बिजनेस में लग जाते हैं आजकल। अभी आप ये मत बोलना सर 2 लाख से भी बिजनेस स्टार्ट होता है, इसलिए तो मूंगफली का धंधा कर लो, 5-10 किलो मूंगफली लाकर बेच रहे हो, वो तो कुछ हजारों में हो जाएगा, कुछ हजारों में, 4-5 हजार में। तो ऐसे धंधा तो छोटे से भी चालू हो सकता है, लेकिन एक लेवल तक की अगर अपन बात करें, थोड़े से भी लेवल की बात करें, तो 50 लाख रुपए की फेड अप शेयर कैपिटल तो नॉर्मल है। छोटे से छोटे बिजनेस में भी 60-70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो आज के वक्त चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जब जब रिक्वायरमेंट चेंज होती है ना, तो गवर्नमेंट भी चेंजेस करती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। It is also to be noted that the Indian Partnership 1932 is not applicable to LLP. Obviously, जब आपने एक अलग एक्ट ही बना दिया LLP एक्ट 2008, तो ये तो कॉमन सेंस है कि कंपनीज एक्ट 2013 हो भले या कंपनीज एक्ट 1956 जब 2008 में आया था, तो कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था वो, और
पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी पर अप्लाई नहीं होगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये लाइन यहाँ लिखी नहीं हुई है लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ आगे आएगी। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड मतलब कहीं पर अगर लिख रखा है कि पार्टनरशिप का ये प्रोविजन या कंपनी का ये प्रोविजन एलएलपी पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो स्पेसिफिकली अप्लाई किया जा रहा है ना गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो अप्लाई माना जाएगा। जैसे अपन पढ़ेंगे आगे जाकर एक टॉपिक जिसमें कंपनीज एक्ट 1956 के कुछ प्रोविजंस को एलएलपी पर अप्लाई करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। क्लियर है ना। अब 1956 क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये कब आया था एक्ट 2008 में आया था ना, और 2008 आजकल 2013 से पहले आ रही है ना। तो 2008-2013 से पहले आई थी तो उस वक्त कौन सा एक्ट था कंपनी का, कंपनी एक्ट 1956 था। इसीलिए तो अब अगर अपन उस टाइम की बात करें तो उस टाइम के हिसाब से कंसीडर करें तो 1956 हुआ करता था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर, आगे चलते हैं। नोट दे रखा है एक और, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 has been recently amended through the Limited Liability Partnership Amendment Act 2021 dated 31st of August 2021। 13 अगस्त 2021 को कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। अगर किसी ने सीए फाउंडेशन में क्लासेस ली हो और उसने अमेंडमेंट पढ़े हो, मतलब क्लास भी लियो अमेंडमेंट की, तो उनको याद होगा मैंने बहुत सारी चीजें करवाई थी लास्ट में। एलएलपी में बहुत सारे अमेंडमेंट करवाए थे मैंने, कतई शर्म आ रही कि 2 ओवर करवाई थी वो भी। अब आप लोगों के पढ़ने की नीयत नहीं हो तो क्या कर ले, तो एक बहुत भारी था भाई वो, अमेंडमेंट की वजह से भारी लगने लग गया, वो इतना भारी चैप्टर है नहीं। अगले चलते हैं आगे, यहां मत छोड़ देना, इंटर में बोले स्वाहा, इंटर में मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट है ना बहुत बहुत कम रहता है, मतलब जैसे 13-14% रिजल्ट रहता है, तो सिंपल सी बात, इसका मतलब 100 में से कितने लोग पास हुए हैं, 13-14, इसीलिए। आगे चलते हैं, नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार बुक से पढ़ लेते हैं इसको ताकि अपना कोई पॉइंट छूटे नहीं। The lawmaker emphasized the need for bringing out a new legislation for creation of LLP to meet with the contemporary growth of the Indian economy। इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लॉ मेकर ने सोचा। लॉ मेकर कौन होता है, जो कानून बनाता है, कानून का रचयिता वर्मा जी, ठीक है। जैसे वर्मा जी समाज के रचयिता, समाज के मान लो, समाज के ही है, समाज के मान लो, दुनिया के मान लो, सृष्टि के रचयिता ना, वैसे ही है। कहीं और मत जाओ, ये तो a need has been felt for a new corporate from the world would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on one hand and the statute based governance structure of the limited liability company। देखो on the other hand, दो चीजें, दो प्रॉब्लम थी। आप बोलते हो सर लिमिटेड लायबिलिटी तो अपन कंपनी में भी ले सकते हैं, तो लिमिट कंपनी के केस में स्ट्रक्चर बेस्ड डिफिकल्टीज है, ये करना है तो ये करना है, ऐसे करना है तो ऐसे करना है, ये चाहिए तो ये चाहिए। और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या दिक्कत थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी की, ये बोल रहे भी। इन दोनों से एक अलग तरीके की चीज बनाने के लिए आपने क्या फॉर्म किया, एलएलपी का कॉन्सेप्ट। इन ऑर्डर टू इनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव टू and to combine and operate in flexible, innovative and efficient manner, the LLP 2008 was invented। इन सब चीजों के लिए 2008 में LLP एक्ट इनेक्ट किया गया। आगे, thus LLP has a form of business organization, is an alternative corporate business vehicle, it provides the benefits of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived agreement। ठीक है, दोनों चीज प्रोवाइड करता है, लिमिटेड लायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि पार्टनर्स, यहाँ पर मेंबर्स वर्ड यूज किया गया ना, उसका मतलब यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो दिमाग से निकाल दो, यहाँ पर मेंबर्स वर्ड का मतलब क्या है, पार्टनर्स। मेंबर्स हियर इक्वल्स टू पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को क्या मिल सके, फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, आपस में क्या करना है वो डिसाइड करने का। ठीक है, आगे, the LLP form enables entrepreneurs, professionals and enterprises providing service of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirement। उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें क्या सुटेबल है, किस तरीके का बिजनेस उन्हें करना है, किस तरीके से करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम LLP करता है। Owing to the flexibility in its structure and operations, the LLP is a suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital। वेंचर कैपिटल क्या होता है, जो लोग किसी और के आइडिया पर पैसा लगाते हैं उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। जैसे आइडिया आपका पैसे में लगा रहा हूं, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है।
उसे अपन क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। जैसे शार्क टैंक में आते हैं ना वो लोग, पैसा दे दो पैसा दे दो। आधे लोग तो पॉपुलैरिटी के लिए आते हैं, उनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, वो कितने पैसे देते हैं, 10-15 लाख रुपए, इतने तो कैसे भी मिल जाते हैं। वो सिर्फ एक शो है जो कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपनी मार्केटिंग करने का। यही तो बोल रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, यू गॉट माय मैसेज, वेरी गुड शिव। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। अभी तक अपन ने लिमिटेड लायबिलिटी का बैकग्राउंड पढ़ा है कि लिमिटेड लायबिलिटी में क्या क्या शेड्यूल्स होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, कब बनी थी। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की नीड क्यों पड़ी। ये दो टॉपिक अपन ने डिस्कस किए। अब अगला टॉपिक अपन डिस्कस करें जो कि इसका टॉपिक नंबर 2 है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। इसका मीनिंग क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefits of the LLP at the low compliance cost, but allows the partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. Traditional partnership में क्या होता है कि पार्टनर्स जो डिसाइड कर ले वही सही है? उन्होंने डिसाइड कर लिया बोनस देंगे हम तो पार्टनर को तो देंगे, उन्होंने डिसाइड कर लिया सैलरी देंगे हम तो पार्टनर को तो देंगे, पार्टनर थोड़ी हो। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी आप एलएलपी एग्रीमेंट बनाते हो और उस एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करते हो कि आपको क्या अपने बिजनेस में चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की जो फीचर्स है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी कैरी ऑन की गई है। आगे द एलएलपी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे बड़ा फायदा एक ये हो रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी? पार्टनर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एलएलपी। जैसे मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ कंपनी। कंपनी ने 100 करोड़ का लोन ले लिया, अब एक कोई रामलाल है उसने 2 लाख रुपए लगा रहे थे, कंपनी मुझसे मांग रहे हैं 100 करोड़। उसने उसको 100 करोड़ सुनते ही सदमा लग गया, हार्ट अटैक आ गया, बोला 100 करोड़ मांग रहे हैं। उसने 100 करोड़ खाली सुना था अब तक, अब इस बार सुना तो हार्ट अटैक आ गया उसके। तो एलएलपी में भी तो ऐसा हो सकता है। एलएलपी में कोई पार्टनर था जिसने 2-3 लाख रुपए अपनी जमा पूंजी सारी लगा दी और उसको एक दिन आकर बोलते हैं 100 करोड़ रुपए हो चुका नहीं बस। अब रामलाल कंपनी से एलएलपी में आ चुका है, एलएलपी में भी सदमा लग गया उसको, बोले यहां पर भी। तो कंपनी हो या एलएलपी, उनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको सिर्फ उतना कंट्रीब्यूट करना है जितना आप कर सकते हो, जितना आपने डिसाइड किया है, जितना आपके और बाकी लोगों के बीच में डिसाइड हुआ है। बाकी लोग मतलब अगर एलएलपी है तो एलएलपी और पार्टनर के बीच में जितना डिसाइड हुआ है, और अगर कंपनी है तो कंपनी और मेंबर के बीच में जितना डिसाइड हुआ है, उससे ज्यादा आपको नहीं देना। ये बेनिफिट है। आप खुलकर बिजनेस कर सकते हो, आप अपने आप को निश्चिंत होकर पैसे लगा सकते हो कि डूबेंगे तो 3 लाख ही डूबेंगे, घर तो नहीं जाएगा, बाइक तो नहीं बिकेगी, है ना, इंसॉल्वेंट तो डिक्लेयर नहीं होंगे। पार्टनरशिप में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने का चांस रहता है ना। इंसॉल्वेंट लगता है ऐसे कि सर डिक्लेयर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं इंसॉल्वेंट के। जैसे हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है दिवालिया, नाम ही सुन लो दिवालिया, बोलिए कौन है, बोला दिवालिया है। इंसॉल्वेंट बोलते तो फिर भी थोड़ा ठीक लगता है, ये क्या है, ही इज इंसॉल्वेंट, ठीक है इंसॉल्वेंट है तो, बोले ढंग से समझाओ, बोले दिवालिया है ये, फक्कड़ है ये। हाँ इंसॉल्वेंट ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसा ना। तो वो बोलने के लिए इतना इजी लगता है कि इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या हो गया। इंसॉल्वेंसी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं और वो डिसएडवांटेज इतने मेजर होते हैं कि उस पर्सन के लिए मुश्किल हो जाता है काम करना। जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो कोई उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये, कौन पैसे देगा उसको काम करने के लिए, दिक्कत ये आती है। वो तो है यार, वो तो है, गलत फायदा ले रहे हैं कानून का। भारत में कानून तो बाद में बनता है, उसमें छेद करने वाले पहले आ जाते हैं, छेदीलाल बहुत है इंडिया में। And while the LLP itself will be liable to the full extent of its assets, and the liabilities of the partners will be limited to the extent of their capital contribution. जो भी LLP की liabilities होगी ना, उसके लिए LLP की assets जिम्मेदार होगी, LLP खुद जिम्मेदार होगी। पार्टनर्स जो भी LLP में होंगे उनकी लायबिलिटी सिर्फ इतनी है कि उन्होंने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। उनका मैक्स टू मैक्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन डूब सकता है अगर LLP फ्लॉप हो जाए तो, बाकी और पैसे आप LLP के पार्टनर से नहीं मांग सकते। आगे LLP has a separate legal entity and business organization is an alternative corporate business
फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। 10 मिनट से यही बात समझा रहे जो मैं आपको पहले 5 लाइनों में समझा चुका हूँ। तो पार्टनरशिप एलएलपी क्या है फिर? एलएलपी वही है जो दो बेनिफिट प्रोवाइड करती है, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी। आगे, since LLP contains elements of both a corporate structure as well as a partnership firm structure, LLP is called as a hybrid between company and a partnership। हाइब्रिड फॉर्म है कंपनी और पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में, और कंपनी का स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है सेपरेट लीगल एंटिटी लिमिटेड लायबिलिटी के रूप में। तो ये दोनों का हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड का मतलब समझते हो ना, मिक्सचर। जब दो चीजों का मिक्स कर दो तो उसे हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं। ठीक है, जिससे चाय मिक्सचर होता है कई चीजों का। आगे चलते हैं। एक देखो, एक अपन को चार्ट बनाकर दे रखा है एलएलपी। एलएलपी के कुछ पॉइंट्स बता रखे अपन को। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, alternate corporate business vehicle, allows the partners the flexibility of the organization organizing their internal structure. LLP itself will be liable for the full extent of its assets. Liability of the partners will be limited to the extent of their capital contribution। एक तरीके से समरी है, 5 पॉइंट है इसके अंदर। ये पांचों पॉइंट आपके काम आएंगे अगर आपको कभी बताना हो कि एलएलपी है क्या, तो इन पांचों पॉइंट से आप एलएलपी को डिस्क्राइब कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है? डेफिनेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई भी चीज जब अपन पढ़ते हैं तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है एड्रेस। एड्रेस इन रिलेशन टू ए पार्टनर ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस if an individual his usual residential address and if a body corporate the address of its registered office। तो जहां पर भी लिखा है कि पार्टनर्स का एड्रेस देना पड़ेगा, तो आप पूछोगे सर कौन सा एड्रेस देना पड़ेगा? तो अगर इंडिविजुअल है तो उसका नॉर्मल यूजुअल रेसिडेंशियल एड्रेस, जनरली वो कहां पर रहता है वो एड्रेस आएगा। दूसरा, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आएगा। आगे चलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज डी, इट मींस कंपनी हैज डिफाइंड इन क्लोज 20 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स। कंपनीज एक्ट में जो कंपनी बता रखा है वो बॉडी कॉर्पोरेट होता है इसका मतलब, और साथ में और क्या क्या शामिल है? ए एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ए एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये भी शामिल होंगे। सेक्शन 2 क्लोज 20 में क्या बता रखा है? कंपनी का मतलब होता है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। तो जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी वो आ गई सारी। उसके बाद इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड कंपनी भी आ गई, इंडिया में रजिस्टर्ड एलएलपी भी आ गई, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड एलएलपी भी आ गई। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन क्या शामिल नहीं होता? एक कॉर्पोरेट सोल। एक कॉर्पोरेट सोल का मतलब होता है जो कॉर्पोरेट के रूप में काम तो कर रहा है लेकिन जिसने कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा। दूसरा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड कर रखा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको अपन बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कवर नहीं करते है एज पर एलएलपी एक्ट। आगे, एंड any other body corporate not being a company has defined in clause 20 of the section 2 of the Companies Act 2013 or LLP partnership has defined in this act which the central government may by notification in official gazette specify in this behalf। LLP और कंपनी को छोड़ दो, बाकी अगर किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है इसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा तो उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले एड्रेस का मतलब इंडिविजुअल के केस में यूजुअल रेसिडेंशियल एड्रेस और बॉडी कॉर्पोरेट के केस में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो इंडिया के मुताबिक। दूसरा, कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। एलएलपी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, एलएलपी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। और क्या इंक्लूड नहीं होता? कॉर्पोरेट सोल इंक्लूड नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होती, और कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हो, लेकिन वो कंपनी या एलएलपी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। ये मीन्स एंड इंक्लूड्स को यही समझा रखा है। मीन्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? एलएलपी, फॉरेन कंपनी, ये सब इंक्लूड होते हैं। और क्या इंक्लूड नहीं होता? कॉर्पोरेट सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी। तीसरी डेफिनेशन देखो किसकी? बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटीज विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एक्टिविटी के लिए बोल रखा है ना किसी बिजनेस नहीं मानेंगे तो उसे बिजनेस कंसीडर नहीं करते। बाकी जहां पर भी बिजनेस वर्ड आएगा ना वहां पर बिजनेस का मतलब हर तरीके का ट्रेड होगा, हर तरीके का ऑक्यूपेशन होगा, हर तरीके का प्रोफेशन होगा, हर तरीके की सर्विस होगी, एक्सेप्ट वो सारी सर्विसेज
ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि इसे आप बिजनेस नहीं मानोगे। आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज डिफाइंड इन क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड हु हैज ऑब्टेन्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 6 ऑफ दैट एक्ट। मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में दे रखी है वो, प्लस जिसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा हो, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर माना जाएगा। सिर्फ अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट नहीं ले रखा, तो आपको एलएलपी एक्ट के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन क्या है ये तो बताओ। आप लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो पता तो होना चाहिए ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है। डिफाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने बताई थी क्या पहले? वाह, मेरी बताई चीज। और मैं भी बढ़िया। वाह, ये तो यार शायरी बन गई। ये तो मतलब जिसने 3 चीजें उसके अंदर, एक तो जिसने 21 साल की उम्र प्राप्त कर ली हो, जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी आईसीआई के द्वारा कंडक्ट सारे एग्जाम्स को क्लियर कर चुका हो, और आईसीआई के द्वारा कंडक्ट जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है जैसे आईटी, ओटी, जीएमसीएस 1, जीएमसीएस 2, इन सबको पूरी कर चुका हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ये सब करने के बाद ही आपको मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। और इनकेस आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, आप प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेते हो, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और उससे आपको सीओपी का सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, जितने भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने ऑफिस कर रखा है ना, जिन जो प्रैक्टिस में, उनके अगर आप ऑफिस में जाओगे तो उनके 2 डिग्री टंगी रहती है पीछे। एक तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है और एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है। वो एक तरीके का प्रूफ है कि दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट इज क्वालिफाइड टू डू प्रैक्टिस थ्रू आईसीआई। ठीक है, आगे चलते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपन आगे सेक्शन 7 में समझेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है आगे आएगा इसी चैप्टर में। अगला एंटिटी। एंटिटी का मतलब ध्यान से समझना। एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 एंड 53 ए फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सेक्शन नंबर 18, 46 टू 50, 52 एंड 53, इनमें अगर एंटिटी वर्ड ढूंढोगे आप, तो एंटिटी वर्ड का यहां पर अगर कहीं पर भी एंटिटी वर्ड इस्तेमाल आता है तो उसका मतलब होगा एंटिटी का बॉडी कॉर्पोरेट प्लस पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और अगर अपन बात करें अदर सेक्शंस की, इनके अलावा जो ये लिस्ट दे रखी है अदर सेक्शंस, तो वहां पर एंटिटी का मतलब होगा जस्ट बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसका मतलब क्या है? इन 3 लाइनों का ये मतलब है कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें अगर एंटिटी वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे सेक्शन 18 में कहीं पर लिखा है एंटिटी, तो वहां पर आपको एंटिटी का मतलब क्या पढ़ना है? एंटिटी मींस बॉडी कॉर्पोरेट प्लस पार्टनरशिप फर्म। सेक्शन 19 में लिखा है एंटिटी, तो वहां पर आपको एंटिटी का मतलब क्या पढ़ना है? सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट। समझ गए क्या? लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पर भी, आपको डेफिनेशन याद करनी है ताकि आपको आगे का चैप्टर समझने में आसानी रहे। अब बाद में जब मतलब आएगा कि एड्रेस, जो भी एलएलपी के पार्टनर्स बनने जा रहे हैं उनका एड्रेस देना पड़ेगा, तो अब आपको पता होना चाहिए एड्रेस का मतलब क्या है यहाँ पर। अगर इंडिविजुअल है तो रेसिडेंशियल एड्रेस, यूजुअल रेसिडेंशियल एड्रेस, और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आएगा। क्लियर है ना? बार बार ये नहीं कि सर ये क्या है, ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है हमने, तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? सर बॉडी कॉर्पोरेट याद कर लो यहीं पर। एलएलपी एक्ट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको एलएलपी एक्ट पढ़ने में आसानी हो। जब आपको कोई हिंदी या अंग्रेजी में कोई चैप्टर पढ़ाया जाता था बचपन में, तो आपको उसके शब्दार्थ या मीनिंग्स लिखाए जाते थे ना शुरू में। हिंदी की बात करें तो शब्दार्थ लिखाते थे, इंग्लिश की बात करें तो मीनिंग। कौन से स्कूल से पढ़े हो? वही नहीं याद नहीं होते, वो तो किसी को नहीं होते। वो तो 4-5 पढ़ नहीं पढ़ते ना जब तक गुरुजी के, तब तक किसी को याद नहीं होते वो तो नकटे हो फिर तो आप। अगला डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है देखो। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए ईयर टू द 31st डे ऑफ द मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब जैसे 2023 का 1 अप्रैल है, तो उसका फाइनेंशियल कब से कब होगा? 1 अप्रैल 2023 से लेकर अगले साल की 31 मार्च 2024 तक। However, in case LLP incorporated after the 30th day of the September of a year,
द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन द 31st मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। मतलब अगर 30 सितंबर के बाद कोई एलएलपी स्टेबलाइज हुई है तो उसका अगला जो 31 मार्च आएगा वो फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होगा, उसका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अगले 31 मार्च को। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एलएलपी 1 नवंबर 2022 को स्टेबलाइज हुई, इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बताना है आपको कब से कब तक होगा। टू 31 मार्च 2024, 23 पे खत्म नहीं होगा। क्लियर है ना? क्लियर लिख रखा है। कंपनी के केस में 1 जनवरी से होता है और इसके केस में एलएलपी के केस में 1 अक्टूबर से। 30 सितंबर तक अगर कोई एलएलपी बन गई ना तो उसका तो जो भी 31 मार्च आगे आएगा, नेक्स्ट 31 मार्च आएगा, वहां पर पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई एलएलपी अगर 1 अक्टूबर या उसके बाद बनी है तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर जिस डेट पर वो बनी है वहां से लेकर अगली 31 मार्च नहीं, उसकी अगली 31 मार्च पर खत्म होगा। क्लियर है? हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करो ना इन लाइंस को तो इनका मतलब यही निकलता है। क्लियर? अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल आपको होमवर्क में कर कर आना है। ठीक है ना? मैं होमवर्क दे रहा हूँ एग्जांपल, इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है? कुछ डेफिनेशंस बच रही है, कल मैं डेफिनेशंस करवाकर कंप्लीट आगे के टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा।